अवध योजना के अंतर्गत फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पुराने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। मैं आज उसी का सेकंड पार्ट। पिछले साल एक सवाल आया था, A solid metal sphere of radius r having charge q is enclosed inside the concentric spherical shell of inner radius a and outer radius b as shown in figure. The approximate variation electric field E as a function of distance r from center O is given by. There are 4 graphs shown in below. इस चित्र में एक दिखाया गया है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है, उसे हमने प्लस q कूलम चार्ज दिया, तो उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करनी है। लेकिन इस सॉलिड स्फीयर में यहाँ इस क्वेश्चन में एक अलग है जो नॉर्मल थ्योरी में पढ़ा हुआ उससे, कि सॉलिड स्फीयर को एक कवर किया हुआ है, कॉन्सेंट्रिक है, मतलब जिसका सेंटर सेम है, एक शेल से, जिसका अंदरूनी रेडियस, अंदर का रेडियस a है और बाहर का रेडियस b है। जब हम अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करने से पहले हम पहले इसको ध्यान से चित्र को आप समझिए कि एक सॉलिड स्फीयर जिसका रेडियस r प्लस क्यू चार्ज हम उसके ऊपर रखते हैं, तो उसकी वजह से माइनस क्यू चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर वाली साइड में इंड्यूस्ड होगा और प्लस क्यू चार्ज उसकी आउटर सरफेस में होगा। सॉल्यूशन करने के लिए दोबारा से इस चित्र को ध्यान से बड़ा करके देखिए। कैपिटल R सॉलिड स्फीयर का रेडियस, A शेल का इनर रेडियस, B शेल का आउटर रेडियस। फॉर स्मॉल r बिटवीन 0 टू कैपिटल R, जब हमारा जो रेफरेंस पॉइंट P, जिसको हम स्मॉल r की दूरी से मानते हैं कि पॉइंट P हमारा r दूरी पर है, वो सेंटर और रेडियस r के बीच में है। r कैपिटल R है, ध्यान रखना, रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर इसके अंदर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर है हमारा रेफरेंस पॉइंट। तो हम सीधे ये कह सकते हैं कि इसके हमें पता है ना चाहिए कि सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज नहीं होता, चार्ज उसकी सतह यानी ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर प्रेजेंट, चार्ज इज ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। therefore q यानी चार्ज इनसाइड इट इज 0। जब चार्ज 0 होगा तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी निकल के आएगी, 0। बस यही ध्यान रखिएगा कि जब हमारा रेफरेंस पॉइंट रेडियस r के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकल के आएगी। इसी प्रकार जब हमारा रेफरेंस पॉइंट स्मॉल r जो है कैपिटल R और a के बीच में हो, यानी सॉलिड स्फीयर से बाहर हो और स्फेरिकल शेल के जिसका रेडियस a था उसके अंदर, उसके इन बिटवीन हो, तो हमारे पास चार्ज कितना होगा, कैपिटल Q, जो सॉलिड स्फीयर पे है, सतह पर है, सॉलिड स्फीयर की सरफेस पे था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू K Q ओवर R स्क्वायर, जो नॉर्मल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। फॉर R रेफरेंस पॉइंट P जो है या स्मॉल r पे है, वो लाइज बिटवीन A एंड B, यानी वो स्फेरिकल शेल के अंदर है। पॉइंट P हमारा रेफरेंस पॉइंट कहाँ है, स्फेरिकल शेल के इन बिटवीन है, यानी स्मॉल a से ज़्यादा है और B से कम है। तब चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज तो था सॉलिड स्फीयर पे, माइनस क्यू चार्ज था शेल के इनर सरफेस पे, तो टोटल चार्ज हो गया 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आएगी इसके लिए, 0 अगेन। इसी प्रकार जब R B से भी ज़्यादा हो, मतलब अब आप पूरे इस डायग्राम से बाहर चला गया रेफरेंस पॉइंट P, कहीं हमारा स्मॉल r की वैल्यू क्या हो, रेफरेंस पॉइंट हमारा कहाँ हो, ग्रेटर देन B डिस्टेंस पे हो, तो चार्ज, टोटल चार्ज कितना होगा, सेम Q, क्योंकि सॉलिड स्फीयर में Q था हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकल के आएगी, अगेन सेम K Q ओवर R स्क्वायर। तो ध्यान है, अब हम अगर ग्राफ खींचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और रेफरेंस पॉइंट के डिस्टेंस स्मॉल r के बीच में, तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, 0 से लेके R तक, ध्यान रखिएगा 0 से लेके कैपिटल R तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, इसलिए कोई लाइन नहीं है। कैपिटल R पे मैक्सिमम गया है, वो मैक्सिमम से कम होने की चलता चला गया। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R होती है, दूरी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी, इसलिए हमारा कर्व इस तरीके से आएगा, R से A, फिर A से B तक फिर 0 है, फिर B से लेके आगे फिर डिक्रीज होती चली जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो करेक्ट आंसर इज देयरफॉर
कैपिटल आंसर इज डी, ऑप्शन डी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए आप. क्या है? द मटेरियल फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ रेजिस्टिविटी ऑफ 200 ओम मीटर. The value of capacitance of capacitor is 2 picofarad. If a potential difference of 40 volt is applied across the plates of a capacitor, then the value of leakage current flowing out of the capacitor is, 4 options are there. The given is the value of relative permittivity of the material is 50. आप गौर से फिर देखिए इस बार क्या है. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, एक मटेरियल भरा हुआ है जिसकी रेजिस्टिविटी है 200 ओम मीटर. कैपेसिटर की वैल्यू कितनी है, 2 पिकोफेरेड. वोल्टेज कितना अप्लाइड है, 40 वोल्ट. परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है मटेरियल की, 50. ये गिवन है. हमको सिर्फ लीकेज करंट कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब जाते हैं लीकेज करंट की बात करना है तो हम मतलब कौन सी इक्वेशन लेंगे, डिस्चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर. आपने पढ़ रखा है, आपको मैंने अपने क्लासेस में करवा रखा है. आप नहीं है तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स से लेते रहें. और जिसमें मैंने आपको ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में भी पढ़ा रखा है आपका कैपेसिटर. इसका जो डिस्चार्जिंग वाला आर्टिकल आपको ध्यान होगा तो Q की वैल्यू क्या आती थी, एट एनी इंस्टेंट चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज गिवन बाय Q0 e की पावर t ओवर टाउ. I इज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इन द करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, डी की ओवर डी टी. ऊपर को डिफरेंशिएट कर दीजिए. टी टाउ इज इक्वल्स टू सी आर. सी कैपेसिटर्स की वैल्यू है कितनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, के एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी होती है. रेजिस्टेंस आर कैसे डिफाइन करते हैं, इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए. यहाँ एल नहीं है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर है, या जिसमें डिलीटिक बढ़ा हुआ है तो डी से मार्क किया गया है. तो हम कह सकते हैं एयर एल इज इक्वल्स टू, या बिकॉज एल इज इक्वल्स टू डी. तो हमारे पास टॉप की वैल्यू हो रही है पी के एप्सिलॉन नॉट. वैल्यू पुटअप कर दीजिए ऊपर टॉप की. तो हमारे पास क्या बचता है, आई इज इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन पी के एप्सिलॉन नॉट विद ई की पावर माइनस टी ओवर टॉ. ये अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू 1 होनी चाहिए. तो हमारे पास केवल क्या बचता है, आई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू क्यू ओवर रो के एप्सिलॉन नॉट. क्यू की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है, सी वी. आप स्क्रीन के ऊपर सबसे ऊपर देखिए, आई मैक्सिमम क्या होगा जब क्यू की वैल्यू हमने लगा दी, सी वी अपॉन रो के एप्सिलॉन नॉट. अब जो क्वेश्चंस में सारी वैल्यूज जो गिवन है वो सारी यहाँ पुटअप कर दीजिए. सी की वैल्यू 2 × 10⁻12, वी की वैल्यू 40, फिर रो के रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो 200, के 50, एप्सिलॉन नॉट 8.8 × 10⁻12. 100 वैल्यू सारी पुटअप कर दीजिए आप, 0.9 मिली एम्पियर. आंसर, करेक्ट आंसर इज डी. अब इस क्वेश्चन को आप दोबारा से देखिए. In the given figure, the EMF of the cell is 2.2 volt and the internal resistance is 0.6 ohm. Calculate the power dissipated in the whole circuit. As shown in figure, एक रेक्टेंगुलर में है, रेक्टेंगल के दो साइड से 4 ओम और 8 ओम का रेजिस्टेंस है, उनके डायगोनल में 4 ओम और 8 ओम का सीरीज में लगा है, फिर 2 और 4 ओम का भी सीरीज में लगा है. हमको इसका नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के बाद टोटल पावर डिसिपेटेड आपको कैलकुलेट करनी है. ये क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ है, ध्यान से देखिए और अच्छी तरह से करने की कोशिश कीजिए इसे. ना अब सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल और सिंपलेस्ट हुआ. जैसा कि मैंने लिखा हुआ आर इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस 0.6 ओम. ये तो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला आ गया, कैपिटल आर जो सर्किट में दिया हुआ है. अब आप गौर से चित्र में देखेंगे कि दो रेजिस्टेंस जो है पहले वाले दो 4 ओम और 8 ओम जो चित्र के स्क्वायर के बिल्कुल रेक्टेंगल के बीच में बने हुए हैं, 4 और 8, ये दोनों सीरीज में हैं. तो इनको हम 12 ऐड होकर क्या हो जाएगा 12. इसी प्रकार जो दूसरा डायगोनल में है 2 और 4, रेक्टेंगल के अंदर जो डायगोनल में 2 और 4 बना हुआ है वो दोनों सीरीज में है तो हो जाएगा 6. तो अब हमारे पास 1 2 3 4 रेजिस्टेंस हैं जो चारों को चारों पैरेलल में है. तो हमने पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाया, 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + 1/r4. वैल्यूज पुट अप कर दीजिए, 1/4 + 1/12 + 1/6 + 1/8. r कम्स आउट टू बी 1.6 ओम. जब इसका टोटल निकालेंगे तो 0.6 इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड कर दीजिए, तो 0.6 + 1.6 ओम इज इक्वल्स टू 2.2 ओम. पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला V²/R. वोल्टेज आपको पता ही है 2.2 वोल्ट दिया हुआ है, वैल्यू लगा दी है, आप पावर आ गई 2.2 वाट. आंसर इज ए.
first option. Now this question, two thin coaxial rings each of radius a, दो रिंग्स हैं कोएक्सियल है, एक ही एक्सिस पर हैं, इनके सेंटर हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली, दोनों पे प्लस चार्ज क्या है प्लस क्यू और माइनस क्यू, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस एस, यानी दोनों के बीच की दूरी एस है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू रिंग्स, दोनों रिंग्स के सेंटर पे केंद्र पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसको आपको कैलकुलेट करना है। चार ऑप्शंस आपको यहाँ चारों दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दो एक्सियल मैंने रेड कलर से बना दिए, दोनों का सेंटर एक ही लाइन पर है इसलिए को एक्सियल कह लिया मैंने इसे। एक पे प्लस क्यू चार्ज है और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है, दोनों का रेडियस ए और ए है। पोटेंशियल एट ए, ध्यान रखिएगा पहले वाले रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/a माइनस 1/√a² प्लस s²। गौर से देखिएगा यहाँ पोटेंशियल क्या है, दो का डिफरेंस लिया है, यहाँ पे पोटेंशियल दो की वजह से, चार्जेस की वजह से है। पहला वैल्यू 1/a कहाँ से आई हो, पहले वाले रिंग के चार्ज Q की वजह से है पोटेंशियल। दूसरा वाला कहाँ से आया, दूसरा वाला आया दूसरे रिंग से, दूसरा वाला रिंग जो माइनस क्यू जिस पे चार्ज है बी रिंग, उसके से एक रिंग के सेंटर तक का, तो सेंटर आप डायगोनल बनाओगे तो उसका जो वैल्यू आएगी, रेडियस ए है डिस्टेंस एस है, तो √a² प्लस s² पाइथागोरस थ्योरम से, तो दूसरे का पोटेंशियल आएगा q/√a² प्लस s²। जो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, एक प्लस है एक माइनस, तो हमारे पास बी ए क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/a माइनस 1/√a² प्लस s²। ठीक इसी तरीके से जो दूसरा रिंग है बी वाला रिंग, बी रिंग है, उसके सेंटर पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा वी बी। बस अंतर क्या है, इसका साइन चेंज हो जाएगा, वहाँ प्लस था या माइनस आ जाएगा। इट इज इक्वल्स टू अगेन 1/a माइनस 1/√a² प्लस s²। तो टोटल पोटेंशियल हमारा क्या निकल के आएगा, डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, 1/ दोनों का डिफरेंस कर दें सीधे सीधे, जब डिफरेंस करोगे तो ऐड हो जाएगा, तो 1/2 हो जाए, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस से कट गया तो 1/2 बाई एप्सिलॉन नॉट करके 1/a माइनस √1/a² प्लस s²। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन आपका ए वाला है। यहाँ मैंने क्यू नहीं लिखा है क्योंकि क्यू शॉर्टकट की वजह से मैंने थोड़ा सा टाइम से दिया। पोटेंशियल जितनी जगह आप लिखोगे वो क्यू ओवर साथ में चलेगा। आंसर इसका हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिए आप, सीरीज ऑफ पैरेलल कैपेसिटर का है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद प्लेट एरिया ए हैज ए सेपरेशन डी बिटवीन द प्लेट्स। The two dielectric slabs of dielectric constant K1 and K2 of same area A/2 and thickness D/2 are inserted in space between the plates. The capacitance of the capacitor will be given by 4 options. हमारे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जैसा चित्र में बना हुआ है, ऊपर एक प्लस क्यू चार्ज दिया, उसे एक प्लेट पर माइनस, दोनों के बीच का डिस्टेंस दी। अब इस कैपेसिटर के आधे में ध्यान रखें, आधे में हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी दो डाले, एक K1 और एक K2, मतलब उनके जो बीच का जो डिस्टेंस था आधा भरा, यानी D/2 तक K1 भरा और D/2 तक K2 भरा। आधे कैपेसिटर में हमारे पास अभी भी हवा है और आधे में दो डाइलेक्ट्रिक्स पड़े हुए। वही चित्र दोबारा से सॉल्यूशन करने के लिए बनाया, तो आप इसको इस तरीके से मान सकते हैं, यहाँ पे 3 कैपेसिटर लगे हैं इस तरीके से। C जिसमें जो एयर वाला है, C1 वो है जो जिसमें डाइलेक्ट्रिक K1 है, और C2 जिसमें डाइलेक्ट्रिक K2 है। तो K1 और K2 वाले जिसमें डाइलेक्ट्रिक है वो तो कैपेसिटर C1 और C2 सीरीज में दिख रहे हैं आपको चित्र में, जैसा कि उसमें भी है इसमें भी चित्र में मान लें, और जो C है वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के पैरेलल में है। जब आप इसका कंबाइन निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C प्लस C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ध्यान रखिए दोनों पैरेलल में है इसलिए पहले दोनों का पैरेलल वाला ऐड लगाया, 1 और 2 सीरीज में है इसलिए सीरीज का फॉर्मूला लगाया। C1 सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। मैंने अपने थ्योरेटिकल चैप्टर में करा रखा है ये चीज़। अब हम कैपेसिटेंस के हम जानते हैं, अगर क्या नाम है हवा भरी हुई है तो हम लिखेंगे ε0 A/d, यहाँ ए की जगह A/2 है क्योंकि आधे में भरा हुआ है, तो हमने हवा वाले में लिखा है, जिसमें एयर है
वहाँ उसके लिए हमने लिखा है एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D, और जहाँ डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है उसकी जगह हमने K1 लगाया, जब डाइलेक्ट्रिक K2 लिखा हुआ C2 में तो वहाँ K2 लगा दिया। वैल्यू सारी पुटअप करिए, आपस में कैंसिल आउट करिए, ऑप्शन आंसर आपके सामने मौजूद है, आंसर इज बी।